हेलो डियर एटीपियंस, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म गाइस। बढ़िया, बिंदास, मस्त, फुल पावर। ओके, तो गाइस देखो यार, जब हम देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म्स। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म्स में मैं क्लियर कट अगर आपको बात बताऊं तो आज हम सॉल्वेंट और भी कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं, काम की बात शुरू करते हैं। देखो यार, क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जिस सब्सटेंस में कैरी आउट की जाती हैं, द सब्सटेंस इन विच ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर कैरिड आउट। जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस ही हो, और कोई चीज़ भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस भी हो सकती हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस जो है वो कैरी आउट की जाती है। ठीक है ना। अब इसको डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब अब अपन सीधा बात करेंगे कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं उन सॉल्वेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल में आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे कि ग्राउंड जो होते हैं, हमारे क्रिकेट ग्राउंड जो होते हैं, वो ग्राउंड कैसा है उस पर मैच का रिजल्ट कहीं ना कहीं कई बार डिपेंड करता है। मैच ग्राउंड कैसा है, आउटफील्ड उसकी स्लो है या फास्ट है, या फॉर एग्जांपल जो पिच है वो पिच कैसी है, पिच पे ग्रास है या बिल्कुल फ्लैट पिच है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि किस टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं और उसका फाइनल आउटकम क्या आएगा। बोलो, ऐसा है कि नहीं, होता है ना ऐसा। सिमिलरली उस ग्राउंड की बजाय अब यहाँ पे कौन सा है, क्या चीज़ है, सॉल्वेंट है। और उस सॉल्वेंट के अंदर लड़ाइयाँ कौन करेगा, यस, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, यानी जो रिएक्टेंट्स है वो आपस में रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन का आउटकम सॉल्वेंट पे तो निर्भर करेगा ना कि सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो सॉल्वेंट इन जनरल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, कभी कभी कर देता है, ठीक है, मतलब नॉर्मली नहीं करता है, लेकिन बहुत बार, मतलब कई बार कर भी लेता है। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि सॉल्वेंट के बारे में पता होना चाहिए, कि सॉल्वेंट के बारे में नॉलेज होगी तो हमें पता लग जाएगा कि एक रिएक्शन अगर हमें करनी है तो उसका फेवरेबल आउटकम हमें चाहिए क्या। यानी ऑर्गेनिक का कोई सिंथेसिस करना है तो हम सॉल्वेंट को चूज कर सकते हैं इस तरीके से ताकि यील्ड अच्छी आए, हमारा प्रोडक्ट अच्छा बने, जो हम चाहते हैं वो बने और उसकी यील्ड अच्छी आए। यील्ड आप जानते ही हैं, है ना, यानी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक पॉइंट सॉल्वेंट में आप जरूर लिख लो, पहले तो ये लिखो, solvent is taken solvent is taken in such a way solvent is taken in such a way that that reaction have favorable outcome. Solvent is chosen या is taken in such a way that reaction have favorable outcome. फेवरेबल आउटकम होना चाहिए जैसा अपने को चाहिए, या डिजायर्ड आउटकम लिख सकते हैं, फेवरेबल की बजाय डिजायर्ड भी लिख सकते हो, है ना। ओके, अब उसके लिए कौन सा चुनना है ये तो बहुत बात की बात है, पहले जान तो लें कि भाई ये होते कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप के ये होते हैं। तो देखिए, सॉल्वेंट्स को क्लासिफाई करने का सबसे बड़ा तरीका जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेट डाइपोल मोमेंट। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा, डाइपोल मोमेंट वो कितना होगा, जीरो होगा। अगर उनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है तो लॉजिकल सी बात है, ऐसे केस में उनको क्या बोला जाएगा, ऐसे केस में उनको बोला जाएगा नॉन पोलर। क्या बोला जाएगा, बोलो, नॉन पोलर बोला जाएगा। लेकिन अगर इसी में डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा तो ऐसे केस में क्या बोला जाएगा, लॉजिकल सी बात है, पोलर। यानी ब्रॉडली सॉल्वेंट्स को हमने दो तरीके से डिवाइड कर दिया, एक तो पोलर एंड एक नॉन पोलर। अब देखिए, अगर हम बात करें पोलर के अंदर भी दो तरह की कैटेगरी आ जाएंगी। एक कैटेगरी वो जो एच बॉन्डिंग बना सकते हैं। एच बॉन्डिंग कौन कौन बना सकते हैं, अगर आपने अभी तक केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज़ नहीं स्टडी की है तो एच बॉन्डिंग वो बना पाएंगे जिनमें कम से कम एक ऐसा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, कम से कम एक ऐसा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो। यानी पोलर की अगर हम बात करें तो पोलर में वी विल हैव टू टाइप्स, एक तो ये हुआ और एक जो एच बॉन्डिंग नहीं बना सकते। सही है, अब जो एच बॉन्डिंग बना सकते हैं उन पोलर सॉल्वेंट्स को, मतलब वो हो जाएंगे पोलर प्रोटिक, दीज आर पोलर प्रोटिक। और ये जो होते हैं जो पोलर, जो एच बॉन्डिंग नहीं बना सकते, ये हो जाएंगे अप्रोटिक। प्रोपिक लिख दिया मैंने गलती से, प्रोटिक, अप्रोटिक। समझ गए क्या। तो प्रोटिक जो टर्म है उसको आप फील करो, प्रोटिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू प्रोटोन, प्रोटोन मतलब समथिंग रिलेटेड टू हाइड्रोजन। सही है क्या, तो हाइड्रोजन से कंपेयर, मतलब हाइड्रोजन से डिफाइन किया हुआ है। तो पोलर प्रोटिक,
तो ये अब एग्जाम्पल देखेंगे तभी क्लैरिटी आएगी, है ना। जैसे कि देखो जो एच बॉन्डिंग बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, नॉन पोलर तो कम सॉल्वेंट्स हैं जिनका हमको देखना है, तो नॉन पोलर में तो ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना भी नहीं होता अपने को। जैसे कि पहले नॉन पोलर ही देख लेते हैं, ठीक है। नॉन पोलर का सबसे फेमस एग्जाम्पल है CCl4। CCl4 का स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो आप समझ सकते हो टेट्राहेड्रल शेप होगी, और सारे इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल्स, सारे के सारे इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, जिसका ओवरऑल डाइपोल 0 हो जाएगा। एच बॉन्डिंग तो ये बना ही नहीं सकता, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे नॉन पोलर के साथ अप्रोटिक भी होगा, इट इज नॉन पोलर अप्रोटिक। यहाँ पे आपको प्रोटिक मिलेंगे नहीं, नॉन पोलर में आपको अप्रोटिक मिलेंगे ही नहीं। सिमिलरली अगर बेंजीन एज अ लिक्विड लिया जाता है, बेंजीन को भी कभी कभी एज अ लिक्विड, एज अ सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं कभी कभी, बिकॉज बेंजीन की रिएक्टिविटी कम होती है। तो बेंजीन को लोगे, इसमें भी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं आएगा, और इसमें जो हाइड्रोजन होगा ये एच बॉन्डिंग बनाने की काबिलियत रखता है कि नहीं रखता, बोलो। नहीं रखता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। तो ये भी अप्रोटिक हो गया। तो नॉन पोलर में सबसे ज्यादा कॉमन CCl4 है। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल CH2, कार्बन डाइसल्फाइड को अगर आप देखते हो तो यहाँ देखो कुछ ऐसा, यहाँ कुछ ऐसा, लीनियर है ये, और यहाँ पे इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल्स ओवरऑल एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बोलो, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल, कैसा होता है वो बता सकते हो क्या, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। डायरेक्शनल होता है। तो इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। क्लियर है, बस ये बात है। अब पोलर पे ही चलते हैं अपन, पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पानी, वाटर। देखिए सभी के सभी पानी को, पानी का शेप आप सभी जानते हैं, एंगुलर शेप होता है, ये इस तरह का शेप है, इसका वी शेप है, समझ रहे हो क्या। और यहाँ पे डाइपोल नॉन जीरो तो आएगी आएगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ ऐसा हाइड्रोजन अवेलेबल है जो एच बॉन्डिंग बना सकता है, सही है। पानी के अलावा जैसे मान लीजिए हमने ले लिया लिक्विड अमोनिया, इसमें भी ऐसा हो जाएगा, स्ट्रक्चर बना के आप फील भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तरह तरह के एल्कोहल, ठीक है ना, ओके, है ना। तो फॉर एग्जांपल ये जो आपको इथेनॉल है, मिथेनॉल है, ये सब फॉर एग्जांपल HF हो गया, फॉर एग्जांपल कोई एसिड हो गया, जैसे मान लो हमारे पास फॉर्मिक एसिड है या कोई और एसिड, तो ये सारे के सारे एच बॉन्डिंग भी बना सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में, PP। PP का मतलब क्या है, पोलर प्रोटिक, समझ गए। डाइपोल ओवरऑल नॉन जीरो है। अब बात करते हैं पोलर अप्रोटिक के बारे में। तो भाई इनको साथ साथ लिखते रहना, नोट्स प्रॉपर्ली बनाने का, है ना, हर सब्जेक्ट में बनाने, हर सब्जेक्ट में सही से, ठीक है। अगर बाय द वे आपके टीचर सही से नोट्स बाय द वे नहीं दे रहे हैं, मतलब नहीं दे रहे मतलब बता नहीं रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या नोट करना है, तो आप खुद भी समझ जाए कीजिए। लेकिन अगर दिक्कत आए तो आप टीचर्स से, जो आपके कंसर्न टीचर्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उनसे आप ग्रुप पे बात कर सकते हैं, या बता सकते हैं कि सर, सजेशन दे सकते हैं कि सर आप नोट्स रेगुलरली डिक्टेट कीजिए, ठीक है। अब जैसे इसमें तो मैं क्या डिक्टेट करूं, लेकिन ब्रॉडली ये सारा का सारा आपको नोट करना ही है, आप समझ रहे हो, इसको तो लिखना ही है, लेकिन फंडामेंटल कुछ कुछ पॉइंट्स तो लिखने जरूरी है, समझ रहे हो ना। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका लेक्चर जो है वो बहुत एंगेजिंग रहेगा, बहुत एंगेजिंग रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था हमेशा, ठीक है, मज़ा भी आएगा आपको, आपको लगेगा कि यार लगातार मैं रियल क्लास में बैठा हूँ और लगातार मैं अपना सारा का सारा काम कर रहा हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से फॉलो कर ही रहे होंगे। और जैसे मैंने बोला था कि कोशिश कीजिए कि साथ साथ नोट करने की आदत डालें, ताकि लेक्चर को पॉज ना करना पड़े, ताकि फ्लो तुम्हारा मेंटेन रहे। वन गो में अगर आप लेक्चर कर पाते हो, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू। गॉट इट एवरीवन? ओके, तो ये हो गया पोलर प्रोटिक। अब अप्रोटिक के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अप्रोटिक के एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, दुनिया भर के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये रहा एसीटोन। एसीटोन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पोलैरिटी आएगी, बिल्कुल आएगी, CO बॉन्ड की वजह से आएगी, लेकिन इसमें हाइड्रोजन तो है, लेकिन वो हाइड्रोजन H बॉन्डिंग बनाने की काबिलियत नहीं रखता, समझ रहे हो ना। यानी सिर्फ हाइड्रोजन होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। कई स्टूडेंट्स में गलत परसेप्शन हो जाता है कि वो क्या सोचते हैं, वो हाइड्रोजन के हिसाब से सोच लेते हैं, तो गलत मत सोचो। हाइड्रोजन के एच बॉन्डिंग बनाने की काबिलियत पे डिफाइन होता है प्रोटिक या अप्रोटिक। गॉट इट? इसके बाद तो ये हो गया एसीटोन, दिस इज एसीटोन। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताता हूं तो ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कुछ ऐसा, वी हैव समथिंग लाइक दिस,
और ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं DMSO, ठीक है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO, ठीक है। नोटिस कर सकते हो उसको, DMSO को भी। ये शॉर्ट फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट मतलब कि आपको एकदम से ये नाम नाम सारे याद हो जाएं। अभी रटना वटना नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, ये सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ताकि आगे जब इनके नाम आएंगे तो आप इनको जानते होगे कि हाँ यार ऐसा कुछ तो सुना हुआ था मैंने, ठीक है। एसीटोन देख लिया, ये देख लिया। उसके अलावा ईथर्स, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी ईथर हमारे पास है, डाईथाइल ईथर, ये वो, शेप इनकी समझ रहे हो आप कैसी होगी। और इनमें जो आर में हाइड्रोजन अवेलेबल है, लेकिन वो एच बॉन्डिंग बनाने की काबिलियत बोलो रखता है कि नहीं रखता है, नहीं रखता है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो देखो यार, नॉन पोलर तो कुछ ही कुछ होते हैं जिनके बारे में अपने को स्टडी करना होता है, वो अपन ने देख ही लिया। और नॉन पोलर सारे के सारे क्या हैं, अप्रोटिक है। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, सॉल्वेंट्स को क्लासिफाई आप कर ही सकते हो कि भाई कौन सा प्रोटिक है कौन सा अप्रोटिक है। इट्स लाइक वेरी इजी, बहुत आसान होता है, ठीक है। लेकिन कुछ एग्जांपल और आपके सामने रखते हैं, आपको सोचना है, आपको लिखना है और सोचना है कि ये PP है, मतलब पोलर प्रोटिक है, या पोलर अप्रोटिक है, PAP है, पाप है या तो PP है या पाप है। तो थिंक अबाउट इट। मान लीजिए कोई यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, सारे के सारे सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। यू हैव टू थिंक, ये जो है इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म्स है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। फुल फॉर्म मैं फिर बताऊंगा आपको, है ना। ये जो होता है, ये होता है, इसका पूरा नाम होता है, बता रहा हूँ सभी को, इसका नाम होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ये है भाई अपना टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ठीक है जी। अब देखो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान की अगर मैं आपके सामने बात बोलूं तो यहाँ फंडा ऐसा है कि भाई ये जो होगा ये पोलर तो होगा ही, शेप देख के समझ में आ रहा है, ठीक है, पोलर है ना। उसके अलावा लोन पेयर वाला डाइपोल भी है, लेकिन उसके साथ ये अप्रोटिक है, क्योंकि इसके हाइड्रोजन जो है वो एच बॉन्डिंग बनाने की काबिलियत नहीं रखते हैं। अंडरस्टूड है, ठीक है जी। अच्छा, अगले वाला PP है, दिख रहा है भाई अपने को, अल्कोहल है, बेवड़ों की फैमिली से है ना। और यहाँ पे एच बॉन्डिंग बना सकता है, पोलैरिटी तो इसमें है ही। नेक्स्ट वाले का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, दैट इज डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है जी। डाईमिथाइल फॉर्मामाइड जो है, नाम कहाँ से आया, बस आप देख के समझ जाओ कि दो मिथाइल है और फॉर्मिक एसिड का कॉरस्पॉन्डिंग अमाइड है, फॉर्मिक एसिड का कॉरस्पॉन्डिंग अमाइड है, तो इसका नाम है फॉर्मामाइड। अब हम बात करें तो यहाँ जो H है, ये एच बॉन्डिंग बनाने लायक है कि नहीं है, नहीं, कार्बन से जुड़ा है ना, तो ठीक है भाई, पोलर अप्रोटिक हो गया है, पोलर अप्रोटिक हो गया है। यहाँ पे भी देखें तो पोलर अप्रोटिक है ये। इसका नाम क्या है, डाईमिथाइल एसिटामाइड, लिख देना पूरा नाम लिख लो, डाईमिथाइल एसिटामाइड, डाईमिथाइल एसिटामाइड। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, डाउट ये आता है कि सर स्ट्रक्चर बताओ तो फिर भी चलो सही है। मान लो हमारे सामने ये एब्रीविएशन आ गया, अब हमें क्या पता ये क्या है। तो देखो एक बात बताऊं, इन जनरल सॉल्वेंट स्ट्रक्चर नहीं दिया है, कुछ तो नाम पता होने चाहिए, लेकिन सारे नाम तो आपको नहीं बता हो सकते। तो एक फंडा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, एब्रीविएशन दिया हुआ है, ठीक है, तो वो आपको पता क्या मिलेगा, वो शॉर्ट फॉर्म वाला वो आपको पोलर अप्रोटिक मिलेगा, मतलब THF, DMF, DMA, समझ रहे हो। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स मेनली किस में यूज होती हैं, पोलर अप्रोटिक में यूज होती है। तो एक चीट कोड है ये, छोटी सी बात है ना, तो लिख लो छोटी सी बात, क्या लिखोगे, इफ शॉर्ट फॉर्म इज गिवन it is polar aprotic, if short form is given it is polar aprotic। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा polar aprotic। सही है क्या, क्लियर है एवरीवन, ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है।
अब इसका मतलब कई स्टूडेंट गलत निकाल लेते हैं, कई ये सोच लेते हैं कि अच्छा शॉर्ट फॉर्म दिया है तो अप्रोटिक, और अगर लॉन्ग दिया है तो प्रोटिक। ऐसा नहीं है भाई, ऐसे इसी को फुल में दे दिया तो मतलब ये सॉल्वेंट का टाइप थोड़ी चेंज हो जाएगा, है ना। तो वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म दिया है तो अपना पोलर अप्रोटिक है, लेकिन नहीं दिया है तो भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। पर अगर शॉर्ट फॉर्म दिया है तब तो हमारा अप्रोटिक ही है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो ये फंडा हो गया सॉल्वेंट होता क्या है, ठीक है। अगली चीज देखो, सभी के सभी सॉल्वेंट को तो आप जान गए हो, पहचान गए हो, ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है ये अपन ने देख लिया है। अगली चीज अब क्या बताऊं आपको मैं, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लो, ऑब्जर्व कर लो, कर ही लिया होगा वैसे सारा का सारा तुमने, कि प्रोटिक क्या है, अप्रोटिक क्या है। चलो जी, अब देखो, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। एक टर्म होता है सॉल्वेशन, ठीक है। सिंपल बताता हूं फंडा कहाँ यूज होगा, कैसे होगा। पहली चीज, NaCl को हमने पानी के अंदर घोलने की कोशिश करी। NaCl क्या है, कॉमन सॉल्ट है। पानी के अंदर हमने क्या किया, पानी के अंदर हमने नमक लिया, घोल दिया, ठीक है। अब पानी के अंदर हमने नमक लिया, घोल दिया, तो आप समझ रहे हो ना, अगर वो घुल गया है तो वो क्रिस्टल्स जो है ना NaCl के, वो आपको विजिबल नहीं होंगे। शुरू में तो होंगे, लेकिन बाद में आपको विजिबल ही नहीं होंगे। घुलने के बाद गायब कहाँ हो गए, पानी ने ऐसा क्या किया। तो ये जो सॉल्वेंट का कैटायन के साथ या एनायन के साथ अट्रैक्शन होता है, ये जो सॉल्वेंट का कैटायन या एनायन के साथ अट्रैक्शन होता है, उसको बोला जाता है सॉल्वेशन। दोबारा बता रहा हूं, सॉल्वेशन क्या है। सॉल्वेशन सॉल्वेंट और कैटायन या एनायन के साथ जो उनका अट्रैक्शन होता है, उसको सॉल्वेशन बोला जाता है, ठीक है। लिखवा भी दूंगा पर पहले समझ लो सीधा। जैसे यहाँ पे हमारे पास Na+ है, ये Na+ मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज है इस पे। अब प्लस को क्या चाहिए, आप सभी जानते हो, प्लस को चाहिए होता है माइनस। साथ साथ बना लेना है सारे के सारे। पानी के मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ होंगे, चार नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, ये तो बस दिखाने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन का एक ये तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे O पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, यस, अंडरस्टूड। अब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एनर्जी रिलीज भी होगी, फायदा भी होगा, प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैटायन और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन, ठीक है। तो सॉल्वेशन को डिफाइन कर देते हैं, लिखो सभी के सभी, लिखिए सभी के सभी। सॉल्वेशन इज attraction between solvation is attraction between solvent molecules or cation slash anion or cation slash anion present or cation and cation slash anion present in the solution, cation slash anion present in the solution, ठीक है। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड कैटायन और एनायन की, मतलब कैटायन एनायन के साथ जो भी अट्रैक्शन है इसका। अब जैसे Cl नेगेटिव है तो यहाँ पे देखो माइनस को क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो वाटर मॉलिक्यूल विल अलाइन इन सच अ वे, इस तरीके से अपने शेप को अलाइन करेगा ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, हाँ, अट्रैक्शन हो जाए। तो सॉल्वेशन आपने देख लिया कि यहाँ पे अगर हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, अगर हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये कैटायन एनायन दोनों को क्या करता है, ये दोनों को सॉल्वेट करता है। दोनों को क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, सॉल्वेट करता है। तो लिख लो जनरल स्टेटमेंट, क्या लिखोगे अगला पॉइंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये दोनों बना लेना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स
केटायन एज वेल एज एनायन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेट्स, केटायन एज वेल एज एनायन। ठीक है जी, अंडरस्टूड है। ओके, लिख लिया ना सभी ने? लिख लिया करो साथ साथ, स्पीड अच्छी रखा करो, है ना। अब मान लो हम NaCl को ही, मान लीजिए NaCl को ही हम किसी अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल हमने लिया एसीटोन, ठीक है, इसमें सॉल्वेट करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या इसमें Na+Cl- दोनों घुल जाएंगे, दोनों सॉल्वेट हो जाएंगे, क्या होगा? आइए देखते हैं। देखिए यहां पे जैसे कि हमारे पास Na+ है, NH+ के साथ सॉल्वेंट का सेम इंटरेक्शन होगा, सेम जो उसने पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट में किया था, वही सेम चीज यहां पे भी हो जाएगी, सेम टू सेम। अब देखिए सभी के सभी, यहां पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव, यहाँ माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है। सही है क्या? बात समझ में आई क्या? ओके एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। तो केटायन को तो सॉल्वेट कर रहा है, यानी केटायन को तो ये सॉल्वेट कर पा रहा है, लेकिन एनायन के केस में क्या होता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एनायन हमारे पास ये जैसे Cl- है, होता क्या है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट होती है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में, क्या कहा जाता है अच्छी अच्छी बुक्स में, ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे कि PY ब्रूस में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, आइए आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। उसमें कहा हुआ है कि भाई यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये पॉजिटिव चार्ज इट इज हिडन, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे हमारे दिमाग में आएगा कि यार ये प्लस और माइनस में अट्रैक्शन हो जाए, लेकिन दिस इज हिडन। कहाँ हिडन है? जंगलों में छुपा हुआ है ये समझ रहे हो ना। तो बुक में क्लियरली मेंशन्ड है, क्या मेंशन्ड है कि दिस नेगेटिव चार्ज इज एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड मतलब ये नेगेटिव चार्ज ही इससे इंटरेक्शन करेगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज ही इससे इंटरेक्शन करेगा तो तुम ही बताओ, देश के जिस भी कोने में बैठे हो, कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज पीसी को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? तुम ही बताओ जल्दी से, अट्रैक्शन या रिपल्शन? हाँ ऑब्वियसली रिपल्शन, यार माइनस माइनस में रिपल्शन होता है, जिसने अट्रैक्शन बोला मतलब गया वो तो रिपल्शन करेगा। तो यहाँ पे सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज है ना, पॉजिटिव चार्ज इज हिडन, नॉट जस्ट इन एसीटोन, हर एक पोलर अप्रोटिक में ये इशू आएगा ही आएगा, हर एक में आएगा ये इशू, ठीक है। तो लिख लेना अगला पॉइंट, लिख लो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेट्स, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेट्स, केटायन ओनली, सॉल्वेट्स केटायन ओनली, ठीक है, बट रिपेल्स एनायन, सॉल्वेट्स केटायन ओनली बट रिपेल्स एनायन, एनायन को वो रिपेल करता है, बस। चलो जी, तो भाई सॉल्वेंट के बारे में आपको ये ज्ञान पता लग गया। इसका रीजन भी देखिए, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज हिडन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में छुप गया, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ वो इंटरेक्शन कर ही नहीं पाता, वो जो नेगेटिवली चार्ज पीसी है वो चाह रहा है प्लस मिले, लेकिन प्लस के साथ इंटरेक्शन ही नहीं कर पाया, प्लस को छुपा के रखा हुआ है, ठीक है। ओके, इट्स लाइक ये कोई बंदा है, ठीक है, और इसकी मोहब्बत में पागल तो है, लेकिन इसके ब्रदर्स वगैरह ने उसको छुपा के रखा हुआ है, ठीक है ना, और ये रिपेल करने के लिए गुंडे बुला लिया। ओके, चलें आगे जिंदगी में। यस डियर स्टूडेंट्स, तो सॉल्वेंट के बारे में जानने के बाद अगली जो चीज आपको, अब जिसका ज्ञान हम देंगे, चाहिए ना तुम्हें ज्ञान, चाहिए खूब, है ना। ओके, क्या बताएं? हाँ अब तुम्हें बताएंगे हम लोग किसके बारे में, लिविंग ग्रुप के बारे में बताते हैं भाई। लेट्स टॉक अबाउट द लिविंग ग्रुप। लिविंग नहीं, लिविंग बताया था मैंने। लिविंग ग्रुप क्या? रिएक्शन के दौरान जो ग्रुप रिमूव हो जाता है, हट जाता है, उसको बोला जाता है लिविंग ग्रुप, ठीक है।
एक रिएक्शन के फेवरेबल होने के लिए अच्छा लिविंग ग्रुप होना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रिएक्शन करना डिफिकल्ट हो जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, एक रिएक्शन के फेवरेबल होने के लिए अ गुड लिविंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। अगर लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है तो रिएक्शन होना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब सवाल यह आएगा, सर लिविंग ग्रुप अच्छा है या बुरा कैसे, अ गुड लिविंग ग्रुप कौन है? तो वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हो रही है, हमारे पास यहाँ ब्रोमीन है और रिएक्शन में कुछ ऐसा हो रहा है कि ब्रोमीन रिप्लेस होके OH आ गया और यहां से कौन निकल गया, Br नेगेटिव। अब यहाँ पे मैं सिंपल शब्दों में बताऊं कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप आप देख सकते हो क्लियरली कि भाई लिविंग ग्रुप तो हमारा ये है, ये ब्रोमीन जाने वाला है, जिसको रिप्लेस किसने किया, आने वाले ने किया, OH ने रिप्लेस किया, ठीक है। तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप कौन माना जाएगा? अच्छा लिविंग ग्रुप वो है जो जाने के बाद स्टेबल हो जाए, विच इज स्टेबल आफ्टर इट्स रिमूवल। सिंपल शब्दों में, जाने के बाद अगर कोई चीज अनस्टेबल है, यानी वो दोबारा कह रहा है नहीं मेरे को वापस आना है, यानी रिएक्शन को बैकवर्ड में लेके जा रहा है, तो वो लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, वो मूवी आपने सुनी है क्या, वो वाली मूवी अतिथि तुम कब जाओगे, देखी होगी शायद, बहुतों ने देखी होगी। जिसने नहीं देखी या देखी भी है तो बता देता हूँ कि उसके अंदर अजय देवगन है, कोनकना सेन है, परेश रावल है। तो परेश रावल क्या होता है कि वो एक उनके घर में आ जाता है, ठीक है, और घर में आने के बाद वो जाने का नाम ही नहीं लेता, ठीक है ना, एज अ गेस्ट आता है, अतिथि तुम कब जाओगे उसी बेसिस पे। तो वो एक तरह से उसको घर से कोशिश करते हैं कि वो चला जाए, जल्दी चला जाए, लेकिन वो जैसे ही जाता है, जाने के बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ बाहर जाते इशू हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है और वो वापस आके धमक जाता है घर में। यानी वो क्या हो गया, वो एक बैड लिविंग ग्रुप हो गया। परेश रावल वाज अ बैड लिविंग ग्रुप, जो जाने के बाद, बाहर निकलने के बाद क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। समझ में आया? तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, जो जाए और वापस लौट के ना आए। समझ रहे हो ना, विच इज स्टेबल आफ्टर इट्स रिमूवल, ठीक है। तो लिख लो, अ गुड लिविंग ग्रुप इज वन, अ गुड लिविंग ग्रुप इज वन which is stable after its removal. A good living group is one which is stable after its removal. रिमूवल के बाद जो स्टेबल हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ कि ब्रोमीन यहाँ से Br नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बढ़िया लिविंग ग्रुप है, पता है क्यों? क्योंकि देखो Br नेगेटिव है, समझ रहे हो? आप सभी ने एक चीज सुनी होगी, HBr इसका कॉन्जुगेट एसिड है, और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आप जानते हो HBr इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होगा दैट विल बी वीक, और अगर ये वीक है इसका मतलब ये स्टेबल है। जिंदगी में भी तो ऐसे ही होता है। तो कॉन्जुगेट एसिड यानी इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग देन द बेस इज वीक, तो इसीलिए ये स्टेबल है, Br माइनस इज स्टेबल। अंडरस्टूड, ठीक है। इसके बाद अगली बात मैं जो लिविंग ग्रुप में आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि कभी कभी जैसे यहाँ पे देखो ये और ये, इन दोनों में हमें लिविंग टेंडेंसी देखनी है कि भाई लिविंग टेंडेंसी कहाँ पे ज्यादा है इन दोनों में से। लॉजिकल सी बात है, यहां से अगर इसको निकालेंगे तो ये OH नेगेटिव बनेगा और इसको निकालेंगे तो वाटर बनेगा, तो जो निकालने के बाद न्यूट्रल बन रहा है दैट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। ये पता है अभी से अगर आपको बताया जा रहा है तो आपको समझ में आ रहे होंगे गेम्स के रूल्स, यानी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के रूल हैं ये। यानी अगर हम सीधा रिएक्शन करेंगे और OH को हटाने की कोशिश करेंगे तो OH नहीं हटेगा, तो OH को हटाने के लिए हमें एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा, और एसिडिक मीडियम में ये OH2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, विच विल बी इजी टू रिमूव। यानी बहुत बार रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, रिएक्शंस में अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है तो हम उसको अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। समझ रहे हो ना? तो अगला पॉइंट लिख लेना, ये तो लिख लिया होगा, गुड लिविंग ग्रुप इज वन विच इज स्टेबल आफ्टर इट्स रिमूवल। उसके बाद लिखो कि समटाइम्स इन अ रिएक्शन, sometimes in a reaction a bad living group is converted to good living group. Sometimes a bad living group is converted to good living group. कन्वर्ट कर दिया जाता है उसको, a bad living group is converted to good living group for favorable reaction. सही है? ओके। अब जैसे हमारे पास एक बार F है,
Cl है, Br है, I है, इन सब में ये लिविंग ग्रुप्स हैं हमारे पास। अपने को लिविंग टेंडेंसी कंपेयर करनी है कि भाई सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है इसमें, है ना, विच इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, उसके बारे में आपको सोचना है। तो थिंक अबाउट इट, अंडरस्टैंड अबाउट इट, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में सोचेंगे अपन नेक्स्ट वाले के बारे में। देखो लिविंग ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं, हम किन के बारे में बात करेंगे, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, याद रखना, होते बहुत सारे हैं, ठीक है। टोसाइल, ब्रोसाइल, ट्रिफलेट, बहुत सारे होते हैं, नोसाइल, बट हम उनको देखेंगे जो हमारे परफेक्टली विद इन द सिलेबस होंगे। और यही एटीपी स्टार का सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा, समझ रहे हो ना, कि हम परफेक्टली सिलेबस के दायरे के अंदर बढ़िया से करेंगे काम। देखो इनका तरीका क्या है, कैसे चेक करोगे, रिमूव कर दो, रिमूव करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आएगा, सिंपल सी बात है ना। जो इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, जो इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वही लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है, क्योंकि है ना। तो लिविंग टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर स्टेबिलिटी आफ्टर रिमूवल, रिमूव करने के बाद जो उनकी स्टेबिलिटी होगी। तो लिख लो लिविंग टेंडेंसी is directly proportional to, living tendency is directly proportional to stability after its removal, is directly proportional to stability after its removal। ठीक है, अब इनमें सोच के देखो, फिर इन दोनों में चेक करो, इन दोनों के अंदर क्या होगा, what will happen in this। पता है सबसे स्टेबल कौन है, आई नेगेटिव। डाउन द ग्रुप याद रखिए मेजर फैक्टर साइज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं होता। भाई आप में से कई भटकती आत्माएं सोच रही होंगी सर फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव विद इन द पीरियड देखा जाता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेजर फैक्टर विद इन द पीरियड होता है, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तब उसको देखा जाता है। डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप मेजर फैक्टर क्या होता है ये आप समझ चुके हैं, क्लियर है, ठीक है। तो भाई हो गया फंडा। अगली एक और बात लिखनी है कि सॉल्वेंट पे निर्भर नहीं करता लिविंग टेंडेंसी, यानी लिविंग टेंडेंसी का ऑर्डर जो है, लिविंग टेंडेंसी ऑर्डर इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द सॉल्वेंट। तो लिख लो ऑर्डर ऑफ लिविंग टेंडेंसी, ऑर्डर ऑफ लिविंग टेंडेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ऑर्डर ऑफ लिविंग टेंडेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट, is independent of type of solvent। सही है, ओके। अगले केस में देखो इन दोनों में बताओ, जल्दी बताओ ए या बी बेटर कौन सा है, विच इज बेटर, ए या बी, सोच के बोलो। yes the better one is this देखो दोनों ही न्यूट्रल है, निकलने के बाद यहाँ पे वाटर निकलेगा, यहाँ पे N2 निकलेगा, लेकिन N2 जो है ना ये वर्ल्ड का ही वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप। यानी ये आता ही क्यों है, जाने के लिए, समझ रहे हो ना। यानी ये इस फॉर्म में इनफैक्ट हाईली अनस्टेबल है, निकलते ही यहाँ पे N2 बन जाएगा और ये गैसियस होता है। गैसियस होता है तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाता है, समझ रहे हो कैसे। N2 है, गैसियस है, तो रिएक्शन से जैसे ही गैस एकदम से इवॉल्व होती है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल। बाकी सिंपल नहीं तो याद रख लो, है ना, पर लेकिन मैंने लॉजिक आपको बता दिया। उसके अलावा जब ये N2 फॉर्म होता है तो इसकी फॉर्मेशन में भी एनर्जी बहुत रिलीज होती है। जब यहाँ पे N2 बनता है तो इट हैज़ अ वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी, तो ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, जिसके कारण भी ये फेवरेबल होता है। गॉट इट एवरीवन, ठीक है। तो लिख लेना सिंपल, इट इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप N2+, ठीक है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है, बिकॉज इट इज गैसियस एंड हाई बॉन्ड एनर्जी,
ये भी लिख लेना हाई बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। अच्छा इसको ये जो इसको बोलते हैं डाइजोनियम, मतलब ये जो N2+ वाला फॉर्म बनता है इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। 2 नाइट्रोजन है, डाइएजोनियम, डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसको, है ना। तो लिख लेना इस बात को, राइट दैट डाउन प्रॉपर्ली। ओके एवरीवन, तो भाई हेयर वाज द लिविंग ग्रुप वाला पार्ट, ठीक है। तो आपने देख लिया सॉल्वेशन, सॉल्वेंट, आपने लिविंग ग्रुप का फंडा देख लिया कि लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी कैसे कैसे चेक करते हैं और किस तरह से कंपैरिजन करते हैं। ओके गाइस, नाउ अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसमें आपको पता लगेगा कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, न्यूक्लियोफाइल बेस में फर्क क्या है, और ये कंपैरिजन करते कैसे हैं। मैं क्लियर कट बोल देता हूं कि ये जो पार्ट है नीट में आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, जेईई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। यानी आज के लेक्चर में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसी टॉपिक से आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, जेईई मेन से आ सकता है। एडवांस में अगर बात करें तो यूज आता है, एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन इतनी छोटी सी चीज पे नहीं आता है, ठीक है, लेकिन यूज आता है। लेकिन हाँ, इन दोनों में डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है देखिए, जैसे कि यहां पे अगर हम बात करते हैं, ये हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल क्या है वो तो आप ऑलरेडी जानते हो। आइए देखते हैं इसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर ये OH नेगेटिव है, ठीक है, और माइनस को क्या चाहिए आप सभी जानते हो, माइनस को जिंदगी में चाहिए होता है प्लस। तो यहाँ प्लस है और यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस। आप सभी जानते हो ऐसा क्यों है, बिकॉज Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। रिएक्शन में ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ शेयर करेगा, डोनेट करेगा, और ये निकल जाएगा। क्योंकि भाई कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है बताओ, 4 या 5? ऑब्वियसली 4, है ना। तो यहाँ पे अगर एक नया बॉन्ड बनाया, पुराना तोड़ दिया, यानी Cl इसमें लिविंग ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफाइल कैसे एक्शन कर रहा है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं एक और रिएक्शन आपको दिखा रहा हूं, बस उसमें आपको सोचना नहीं है कि वो कैसे हुआ, अभी बस एज्यूम कर लेना कि यहाँ हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया एक कंपाउंड लिया कुछ ऐसा, OH माइनस ही मान लेते हैं एक बार के लिए, और यहाँ पे बन गया कुछ ऐसा। कैसे बना अभी छोड़िए इस बारे में, पर यहाँ पे इसका प्रोसेस जब होता है, इस पूरा ये जो प्रोसेस हुआ देख के समझ रहे होगे, बोलो कौन सी रिएक्शन है ये वाली, कौन सी है पहले वाली, जल्दी बोलो, नाम बोलो इसका क्या होता है। हाँ, इसका नाम होता है क्या, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, एलिमिनेशन। अब यहाँ पे OH माइनस पता क्या करता है, OH माइनस यहाँ से H को इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ बॉन्ड बनता है, ये टूटता है, यहाँ बॉन्ड बनता है, ये निकल जाता है। कैसे हुआ ये सब छोड़ो, सिंपल बात इतनी सी है, पहले इन दोनों में डिफरेंशिएट करो। इन दोनों में अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्लियरली देखोगे कि भाई ये इस केस में एक न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये जो है इन दिस केस इट इज बिहेविंग एज अ बेस। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल का अगर हम बात करें, ठीक है, अगर बेस और न्यूक्लियोफाइल की बात हम करें तो यार फर्क जो होता है वो किस चीज में होता है। देखो, बेस और न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनिक में ये टर्म यूज होता है, इनऑर्गेनिक में तो दोनों ही बेस हैं दोनों ही लुईस बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया लुईस बेस हो गया। लेकिन ऑर्गेनिक में टर्म डिफरेंट तरीके से यूज की जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अलावा किसी और एटम को दिया, जनरली कार्बन को देगा। अगर उसने इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को दिया तो वो बेस कहलाएगा, और अगर वो हाइड्रोजन के अलावा किसी और एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। समझ गए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी न्यूक्लियोफाइल टर्म आएगा तो समझ जाओ कि वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देता है। तो सबसे पहले ये बेसिक, ये सिंपल डिफरेंस आप समझ गए होंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों काम ही अलग अलग करते हैं, है ना। तो लिख लो इसके बारे में,
अच्छा, उससे पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है भाई? न्यूक्लियोफिलिसिटी एक न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी की बात है, समझ रहे हो ना? न्यूक्लियोफिलिसिटी इज टेंडेंसी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। जितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है जल्दी, उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। तो लिखो न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में क्या लिखोगे आप? लिखो न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में क्या लिखोगे? इट इज टेंडेंसी, it is tendency of a nucleophile, it is tendency of a nucleophile to donate electron pair, it is tendency of a nucleophile to donate electron pair, ठीक है ना? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अगले इसी में लिख लेना, अगला पॉइंट लिख लेना, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। अगला पॉइंट लिखो, इट डोनेट्स, it donates to any atom other than H, it donates to any atom other than H, it donates to any other atom than H, H के अलावा किसी एटम को डोनेट करता है। अगली चीज, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर जितना रेडिली देगा, जल्दी के ऊपर है, समझ रहे हो ना? अब मैं एक और गहरी बात बताना चाहूंगा आपको कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ का फर्क क्या होता है। बेस का मतलब काइनेटिक्स से नहीं है, मतलब बेस वो नहीं है कि जिसने जल्दी H प्लस को इलेक्ट्रॉन दिया, जल्दी H को इलेक्ट्रॉन दिया, नहीं। अच्छा बेस वो है जिसने ज्यादा क्वांटिटी में H प्लस एक्सेप्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये एक थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट है, यानी यहाँ पे ईल्ड का मतलब है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में कितना गया उससे फर्क पड़ता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज अ थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट, इट डिपेंड्स ऑन कि कितना ज्यादा क्वांटिटी में H प्लस उसने एक्सेप्ट किया है। वो इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि उसने कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दिया। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी वाला है, बड़ी जल्दी लगी रहती है उसको। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एक काइनेटिक कंसेप्ट है। काइनेटिक कंसेप्ट का मतलब अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो जो रेडिली इलेक्ट्रॉन दे पाए, ठीक है। तो लिखो अगले अगला पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ काइनेटिक कंसेप्ट। लिख लो सिंपल, इट इज अ काइनेटिक कंसेप्ट। इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखे? इट इज अ काइनेटिक कंसेप्ट। नोट्स हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट होने चाहिए, बहुत ज्यादा गाथाएं लिख के भी कोई फायदा नहीं है। देखो, इट इज अ काइनेटिक कंसेप्ट, इट इज अ काइनेटिक कंसेप्ट, ठीक है। तो अगली बात क्या लिखोगे? हाँ, लिखो इसका मतलब क्या है वो तो बता दो। इट इज अ काइनेटिक कंसेप्ट। लिखो, अ गुड न्यूक्लियोफाइल, a good nucleophile is able to donate, a good nucleophile is able to donate readily, a good nucleophile is able to donate readily, ठीक है। एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल जो है वो रेडिली डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अ गुड न्यूक्लियोफाइल इज एबल टू डोनेट रेडिली, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? अ गुड न्यूक्लियोफाइल इज एबल टू डोनेट रेडिली, ठीक है। बस अब बेसिक स्ट्रेंथ पे नहीं जाएंगे, बेस तो आप समझ ही गए। तो बेस और इसको मिक्स मत करो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब अगली चीज की भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कैसे करेंगे, क्या क्या फंडा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट कंपेयरिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखिए क्वेश्चन से करते हैं सीधा, है ना। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन से करते हैं और पॉइंट्स में उसी में आपको बताता जाऊंगा एक एक करके। जैसे कि पहला हमारे पास है कुछ ऐसा, NH2 NH2 और एक है हमारे पास NH3। इनमें हमें टेंडेंसी देखनी है कि भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी अधिक है, ठीक है। सोच के देखिएगा जल्दी से।
हाँ जी एवरीवन, देखिए यहाँ पे NH2 NH2 एंड NH3, अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में बेटर जो होगा दिस इज द बेटर वन। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्राजीन में दोनों लोन पेयर के बीच में क्या हो रहा है? हाँ, रिपल्शन हो रहा है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी देगा। गॉट इट एवरीवन? आसानी से देगा। सो दिस इज बेटर देन दैट। इन तीनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो देखो डोनर एटम सेम है, तीनों में ऑक्सीजन है, लेकिन फर्क आप समझ रहे हो यार साफ साफ। यहाँ पूरा चार्ज है, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से पार्शियल चार्ज है, और यहाँ चार्ज की वैल्यू पहले से भी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है भाई, कम हो गई पहले से। बस एबीसी में समझ गए क्या? क्या समझ में आया? हाँ भाई, इन तीनों में क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पूरा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल चार्ज, चार्ज कम होता जा रहा है। अगर चार्ज कम होता जा रहा है तो जल्दी से हमला कम करेगा ना। मान लो मेरे पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और पॉजिटिव चार्ज सामने है मेरे, मुझे दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जल्दी हमला कर पाऊंगा ना। यस और नो? बोलो भाई, देश के जिस भी कोने में बैठे हो, है ना। घर वाले थोड़ा पागल समझेंगे आपको, ठीक है, कि बच्चा एटीपी स्टार में पढ़ के थोड़ा पागल पगला गया, लेकिन ये पागलपन अच्छा है आप सभी के लिए। इट वुड बी वेरी गुड। ओके, सो भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। देखो इन तीनों में ना नेगेटिव चार्ज ऑलमोस्ट सेम है, लगभग सेम है, फर्क नहीं है ज्यादा। क्यों नहीं है भाई? ये जो इनके इंडक्टिव को तुम देखना चाह रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन डोनेशन को जो तुम देखना चाह रहे हो, जो इंडक्टिव के कारण तुम्हारी आंखें चमक चुकी हैं, शायद किसी किसी की, सबकी नहीं तो वो सोच रहे होंगे कि यार ये तो ज्यादा डोनेट कर रहा है, ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं, चार्ज इज ऑलमोस्ट सेम, इंडक्टिव वीक होता है इफेक्ट। तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस। यहाँ चार्ज इज ऑलमोस्ट सेम, डोनर एटम पे चार्ज लगभग इक्वल है। यहाँ पे इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, जितना बड़ा ग्रुप होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी वीक हो जाएगी। तो ये बड़े ग्रुप वाली बात हमने कब देखी? ये बड़े वाले ग्रुप वाली बात जब चार्ज इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो लिख लो, when charge on donor atom is almost same, when charge on donor atom is almost same, when charge on donor atom is almost same, then तब क्या होगा? then nucleophilicity is inversely proportional to steric crowding. nucleophilicity then nucleophilicity is inversely proportional to steric crowding. जितना ये बल्कि होता जाएगा उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी वीक होती जाएगी। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल है ये बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसको अलग से नोट कर लेना। ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको ऐसे भी लिख देते हैं टी बी यू ओ के, के तो मतलब तब होगा बी यू ओ माइनस कर दो, सिंपल टी बी यू ओ माइनस लिख लेना इसका नाम। टी फॉर टर्शरी, बी यू फॉर ब्यूटाइल ऑक्साइड, टी बी यू ओ माइनस। तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव ही रेयरली करेगा, ठीक है ना, बेस की तरह बिहेव करेगा वो, है ना, बेस की तरह बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह दिक्कत है उसको, मोटापे का बहुत शिकार है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके आने से क्राउडिंग बढ़ जाएगी, तो दिस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हो? लिख लेना, अगले वाला भी जल्दी से लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस करते हैं। ओके एवरीवन, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें आगे चलना है, आगे बढ़ना है। तो देखिए सभी के सभी, अगला क्वेश्चन आपको कौन सा दूं? हाँ ये तो कर ही लो, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो डायरेक्टली पहली बार में हो जाए। इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कर लो।
क्लियरली दिस इज बेटर, नेगेटिव चार्ज लगभग सेम रहेगा, नेगेटिव चार्ज लगभग सेम रहेगा, तो फिर हम क्या करेंगे आप समझ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। और CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव। अगर हम इसकी बात करें तो भाई यहाँ पे अगर मैं क्लियरली बोलूँ, सोच के देखो थोड़ा सा, थिंक अबाउट इट, क्या रहेगा। देखो ये ना, इसमें डोनर एटम चेंज हो रहा है, डोनर एटम चेंज हो रहा है, तो ध्यान रखिए दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो डोनर एटम पीरियड से बिलोंग करते हैं, सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। अगर डोनर एटम सेम पीरियड से बिलोंग करता है तो सेम पीरियड में मैंने आज भी बताया था मेजर फैक्टर साइज या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बोलो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, भाई इलेक्ट्रॉन पेयर जितना टाइटली हेल्ड होगा इलेक्ट्रॉन देना उतना ही मुश्किल होगा ना। अब यहाँ पे फ्लोरीन तो अपने इलेक्ट्रॉन से दिल लगा के बैठा हुआ है कि मैं किसी को नहीं देना चाह रहा, तो भाई मत दो, फिर कार्बन दे देगा, समझ रहे हो ना। तो विद इन द पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इज इनवर्सली। तो लिख लो, इफ द डोनर एटम बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, इफ द डोनर एटम बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, ठीक है, बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कम होगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ में आई सभी को। ओके एवरीवन, तो ये चीज है, इतनी सी बात है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब हम चलते हैं जिंदगी में आगे, लेट्स मूव ऑन इन लाइफ। फुल मजा, फुल एंजॉय। ओके एवरीवन, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे अगर डोनर एटम डिफरेंट पीरियड से यानी डाउन द ग्रुप बिलोंग करता है, डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करते हैं, सीधी सी बात है, तो मेन फैक्टर होता है साइज। और जब साइज मेन फैक्टर होता है ना, तो हमें सॉल्वेंट का फैक्टर देखना होता है, यानी इन सब में सॉल्वेंट का फैक्टर देखना ही नहीं, ठीक है। सॉल्वेंट का फैक्टर एस फॉर सॉल्वेंट, एस फॉर साइज। सॉल्वेंट का फैक्टर तभी देखो जब साइज का मेन वेरिएशन आए, डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो वो मेन फैक्टर आता है। तो लिख लो, क्या लिखोगे, कंसिडर द साइज फैक्टर, कंसिडर द सॉल्वेंट, लिख लो कंसिडर द सॉल्वेंट ओनली व्हेन, consider the solvent only when donor atom, only when donor atom belongs to different period, only when donor atom belongs to different period। ठीक है, तो हमें इससे पहले सॉल्वेंट कहीं दिया भी हो तो ऑर्डर सेम आएगा। अब यहाँ पे देखो F माइनस Cl माइनस, एक बार पानी ले लिया, पोलोप्रोटिक एक बार अप्रोटिक, दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा कब होगी, कौन न्यूक्लियोफिलिसिटी को बूस्ट करेगा। तो देखो पानी जो होगा ना वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को वीक कम करता है। कैसे, आप सभी जानते हो कि वाटर जो है पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट है, और वो एनायन को क्या करता है, वो एनायन को सॉल्वेट करता है, सॉल्वेट करता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटाएगा वो। ठीक है, तो पहला अगला पॉइंट लिख लो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डिक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट decreases the nucleophilicity because it solvates the anion, उसको बंधक बना लेता है यार, तो इलेक्ट्रॉन देना तो मुश्किल हो ही जाएगा ना उसके लिए। अब देखो F का साइज छोटा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो भाई खुद ही समझो, हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी F की। यानी F फ्लोरीन जो होगा इट विल बी मोर स्ट्रांगली सॉल्वेटेड एज कंपेयर टू Cl माइनस एंड Br माइनस।
ये Cl माइनस और Br माइनस के कंपैरेटिवली आई थिंक आप समझ सकते हो वो ज्यादा सॉल्वेट होगा, यस और नो? बिल्कुल होगा। समझ गए क्या? तो यहां पे F नेगेटिव इज सॉल्वेटेड मोर स्ट्रांगली बिकॉज ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी। छोटा साइज है ना, बड़ा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर फैल जाएंगे, दूर दूर फैल जाएंगे तो बॉन्ड विल नॉट बी दैट स्ट्रांग। इस कारण यहां पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी Br माइनस की, फिर Cl माइनस की, फिर F माइनस की। समझ रहे हो क्या? यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बड़ा है तो बेहतर है, बड़ा है तो बेहतर है। समझ रहे हो ना? याद रखना, पानी में, पानी मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, ठीक है? ओके, याद है? याद रहेगा? ठीक है ना? इसमें एक बार एक ट्रिक बनाई थी, बड़ी फर्जी सी ट्रिक है कि बड़ा है तो बेहतर है, कैसे याद रखोगे? तो बेवड़े जो होते हैं, बेवड़ा मतलब अल्कोहल, अल्कोहल मतलब पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट, तो बेवड़ों को दारू क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। जितना बड़ा पैक बनेगा उनको उतना अच्छा लगेगा, ठीक है? तो बड़ा है तो बेहतर है। तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर, चाहे कितना ही ये क्रिंजी है लेकिन स्टिल यू विल बी एबल टू रिमेंबर विद दैट कि हाँ भाई याद रहेगा पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट में बड़ा है तो बेहतर न्यूक्लियोफाइल है ना? तो डाउन द ग्रुप लिख लो जल्दी से, डाउन द ग्रुप nucleophilicity increases, down the group nucleophilicity increases in a polar-protic solvent, down the group nucleophilicity increases in polar-protic solvent. Reason भी लिख लेना, because F minus is strongly solvated, because F minus is strongly solvated because of high charge density, because F minus is strongly solvated because of high charge density. ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई सभी को? ओके, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो याद करो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में एनायन को वो अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल करता है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट एनायन को रिपेल करता है। अगर वो उसको रिपेल करेगा तो इमेजिन करो F माइनस को अटैक करना है, F माइनस यहाँ है, ठीक है, ये है, और F माइनस को आगे इलेक्ट्रॉन देना है, ये F माइनस है, दिस इज F माइनस, ठीक है, और ये है हमारा सॉल्वेंट, ये है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। इमेजिन करो अब सॉल्वेंट ने धक्का दिया, ले बेटा जा 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 जी ले अपनी जिंदगी जा, ठीक है। तो ये बताओ अटैक करना आसान हो गया उल्टा, यानी रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दी। तो अगर एक न्यूक्लियोफाइल पानी में है या एक न्यूक्लियोफाइल हमारे पास पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में है तो वही न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर अप्रोटिक में क्या होगी? ज्यादा होगी। बात समझ में आई? क्योंकि वो रिपेल करता है, बंधक नहीं बनाता, पुश करता है। जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। तो लिख लो जल्दी से, क्या लिखोगे? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट increases the nucleophilicity. Polar aprotic solvent increases the nucleophilicity, ठीक है, increases the nucleophilicity, ठीक है, ओके, increases the nucleophilicity, है ना? और अगली बात मैं क्या बोल रहा था? इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी बिकॉज इट रिपेल्स द न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है? रिपेल करता है, बिकॉज इट रिपेल्स द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी, क्लियर है बात? ओके, अब हम अगली बात क्या करेंगे? हाँ, अब डाउन द ग्रुप ऑर्डर क्या आएगा? तो देखो, अब ये बताओ, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उसको रिपल्शन भी ज्यादा फील होगा, यानी जिस F माइनस को पानी ने सॉल्वेट किया था सबसे अच्छे से, उसी F माइनस को एसीटोन सबसे ज्यादा पुश करेगा, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी होगी? F माइनस की होगी, बिकॉज उसको रिपल्शन सबसे ज्यादा फील होगी, सबसे ज्यादा धक्का मारा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, यानी यहाँ पे ऑर्डर विल बी रिवर्स, ठीक है,
ऑर्डर रिवर्स क्या आएगा, एफ माइनस ग्रेटर देन सी एल माइनस ग्रेटर देन बी आर माइनस। तो लिख लो इस बात को भी, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी विल डिक्रीज, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी विल डिक्रीज, क्योंकि एफ माइनस में रिपल्शन सबसे ज्यादा हुआ। क्या हुआ, सबसे ज्यादा हुआ। अंडरस्टूड, क्लियर है ये बात? ओके एवरीवन, ओके। अब देखो नेक्स्ट, CH3O नेगेटिव है, यहाँ पे CH3S नेगेटिव है। एक बार क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ इथेनॉल और एक बार दिया हुआ है THF, ठीक है। तुम्हें देखना है कि यहाँ पे ETOH और यहाँ पे THF है, तो भाई क्या होगा, फंडा क्या होगा, दोनों में ऑर्डर क्या रहेगा, अपने आप देखो। ऑक्सीजन सल्फर, हाँ डाउन द ग्रुप है, सेम पीरियड से तो नहीं है ना, सेम पीरियड में सॉल्वेंट का लोचा ही नहीं है। O माइनस S माइनस देखा, कैसे करोगे बताओ भाई, सिंपल, इथेनॉल में बड़ा है तो बेहतर है, ये आएगा। और THF में एब्रीविएशन दिया है, कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर अप्रोटिक, रिवर्स हो जाएगा, ऑर्डर विल बी रिवर्स। क्लियर है? इन दोनों को देखो, इन दोनों का नॉर्मली स्टूडेंट गलत करते हैं, इन दोनों का जो है ये नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलत करते हैं। ओके देखो, इन दोनों में बेटर पता है कौन सा होगा, इन दोनों में दिस इज बेटर, फिनॉक्साइड आयन। कई तरीके से कर सकते हो, डोनर एटम सेम है तो आप सिंपली बेसिक स्ट्रेंथ से भी देख के कर सकते हो, डोनर एटम सेम है तो बेसिक स्ट्रेंथ से भी कर सकते हो। एसिटिक एसिड और फिनॉल, तुम ही बताओ, एसिटिक एसिड और फिनॉल में दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, लॉजिकल है ना, एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक, स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक, तो ये ज्यादा वीक है ना, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, PHO माइनस की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी अगर डोनर एटम, आप समझ रहे हो क्या, अगर डोनर एटम सेम पीरियड से बिलोंग करता है तो ऐसे केस में हम बेसिक स्ट्रेंथ से नॉर्मली कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि हमने इन दोनों में किया। गॉट इट एवरीवन, क्लियर है? ठीक है। सो भाई आज का सेशन आई होप आप सभी को बहुत अच्छा ज़रूर लगा होगा, काफ़ी आपके ज्ञान चक्षु खुले होंगे, दिमाग खुला होगा कि कैसे रिएक्शंस करी जाती हैं, क्या क्या फंडा इसमें होता है, ठीक है। एंड बस दैट इज़ इट फॉर द डे गाइस। और बस जो जो फंडे बता रहा हूँ उनको प्रॉपरली अप्लाई करें, ठीक है ना। और आई होप बाकी टीचर्स से भी आपको अच्छे से हेल्प मिल रही होगी, समझ में आ रहा होगा, डाउट्स भी क्लियर हो रहे होंगे, लेकिन स्टिल कोई भी इशू अगर आपका है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। बाकी सबसे पहले जो आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनसे ज़रूर कांटेक्ट करें, है ना। चलिए डियर ATPians, आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड लव यू ऑल।